जीबी रोड का डराने वाला सच। वो इतना गंदा हो कि उसके कपड़े कभी धुले ना हो शायद महीनों से, और दांत में मंजन तो शायद पैदा होने के बाद भी कभी नहीं किया हो, और वो आदमी ये चॉइस करे कि ये लड़की चाहिए जो सबसे सुंदर हो। श्रद्धानंद मार्ग आपको क्या लगता है नाम बदल के क्या किया है सरकार ने? बुराई पे हम कपड़ा ढक दें तो बदबू तो जब भी देगी। कोठा कैसे फंक्शन करता है? कुछ भी कोठे से शुरू नहीं होता। गरीब देखा तो काम के नाम पे बहकाया, अपर मिडिल क्लास की लड़कियां हो गई तो उनको प्यार में फंसा दी। सोशल मीडिया इसमें किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? क्या नहीं आपको परोस रहा है? आपको बच्चा नहीं देख रहा? डर लगता है कुछ चीज देखते हुए कि कहीं कोई बच्चा ना आ जाए। मैम, नाबालिग लड़कियां इसमें धकेली जा रही हैं। चूना है, मिर्ची है, लकड़ी का कोई भी संसाधन है, कोई और चीज है, पैर के अंगूठे, इन सब चीज कस्टमर मारता पीटता भी बहुत। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, वो उसका अल्टीमेट प्लेजर है। तो इतना दर्द और तकलीफ किसी को नजर नहीं आ रही है? नहीं, किसी के एजेंडे में है? कभी देखा है एजेंडे में कुछ का नाम भी है? सुना है नई दिल्ली स्टेशन के करीब है बिल्कुल, और वहाँ से ही दलाल लग जाते हैं। हर जगह से दलाल वहाँ लगते हैं, रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा हब है। इतने एनजीओ काम कर रहे हैं, सरकार है, पुलिस है, तो आपको क्या लगता है इसको रोकने में कोई भी सक्षम नहीं है? क्या 5 स्टार होटल्स के बंद एसी रूम्स में बैठ के वेश्यावृत्ति पे चर्चा करेंगे तो हो जाएगी कि बंद? नीचे जीबी रोड के कई पुलिस चौकियां हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस कुछ करती तो क्या चलते हैं सब? जब लड़कियां बीमार पड़ती है तब उनकी देखभाल। उनको बुखार हो जाए, उनको एक पैरासीटामोल दी जाएगी, उठो जाओ कस्टमर, आज क्या खाओगी? लड़कियां निकल नहीं पाती ना। इतना आसानी एक्सेस नहीं है, एक जाल है, इतना कुचक्र है ये। इस कुचक्र को तोड़ पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। इनको पाप से डर नहीं लगता क्या? पाप जैसी चीज तो उस गली में घुसते ही खत्म हो जाती है। चार्जेस क्या होते हैं? 200-250 रुपये में उसको कम से कम 2-2,500 रुपये, इसमें 200 रुपये उसके अपने बच्चे को देखने के। मैम, सुना है बच्चों को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जो कम उम्र की बच्ची हैं तो उनको ग्रोन अप जल्दी दिखाने के लिए ऑक्सीटॉसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनको तो ठीक किया जा सकता है, निचले स्तर को 2 डंडे अगर पुलिस मार दे, इनको भी क्यों मारेगी? उनका पैसा मर जाएगा, वो क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम ज्योति शो, और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेहद संवेदनशील है, दर्द से भरा हुआ है। लाइफ के जिस डार्क सेगमेंट पर कोई बात नहीं करना चाहता, आज हम उस पे बात करेंगे। लोग एंजॉयमेंट के लिए वहां जाते हैं, लेकिन जिन्हें वो दर्द झेलना पड़ता है, उनकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी रहती है? वो इस अंधेर नगरी में किस तरह घुसते चले जाते हैं जहां से निकलने का उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। इनके बीच में एक महिला जिनका नाम है अतुल शर्मा मैम, पिछले 30 सालों से इनके लिए काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जीबी रोड की। आज हम अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे उन तमाम लड़कियों की जो इस कभी गलती से, कभी अपनी मजबूरी से, कभी अपनी इच्छा से इस नरक में धकेल दी जाती हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा अतुल शर्मा मैम का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 30 सालों से आप इनके लिए काम कर रही हैं, इन लड़कियों के लिए काम कर रही हैं। मैम, जीबी रोड का डराने वाला सच। देखिए, मैं पहले तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये केवल जीबी रोड की बात नहीं है। ये मेरठ का कबाड़ी बाजार है जहाँ से मेरी शुरुआत है। कमाठीपुरा है मुंबई का, और कलकत्ता का सोनागाछी है। हर जगह कमोबेश एक ही जैसी स्थिति है, और क्योंकि सभी जगह मैंने किया है काम, मतलब अगर इसके अंधियारे पक्ष को आप जानने की क्या, सुनने की भी अगर जरा सी ताब रखते हैं तो बेहद दर्दनाक है, बहुत ख़राब है। और इतना ख़राब है कि कई रातों को मैं कभी कभी सो नहीं पाती। आज भी वो कोई बात ध्यान आ जाए तो नींद उचट जाती है, सोच नहीं पाती कैसे कोई रह सकता है, कैसे कोई उस जगह पे रह सकता है कि जहाँ सांस नहीं लिया जा रहा है, जहाँ पे कोई अपना दिख नहीं रहा है, और उन्हीं अनजान लोगों के बीच में रहना है। उन अनजाने लोगों के रहना है जिनकी शक्ल देखने को भी कि शायद आदमी तैयार ना हो। और हम चॉइस करते हैं जब कि शादी ऐसा हो, लड़का ऐसे हो, ऐसी लड़की हो, लेकिन वहाँ कोई चॉइस नहीं है लड़की के लिए। वहाँ केवल एक पक्ष ये है कि जहाँ लड़के की, आदमी की चॉइस है कि लड़की कैसी हो। और वो अगर 15-20 लड़कियां बैठी हैं और वो इतना गंदा हो कि उसके कपड़े कभी धुले ना हो शायद महीनों से,
और दांत में मंजन तो शायद पैदा होने के बाद भी कभी नहीं किया हो। पैर के नाखून बढ़े हुए हैं, हाथ के नाखून बढ़े हुए हैं, काला कपड़े हो रहे हैं, और वो आदमी ये चॉइस करे कि ये लड़की चाहिए जो सबसे सुंदर हो, सबसे भरे पूरे जिस्म की हो। सुंदरता भी इतनी मायने नहीं रखती, रंग और जिस्म मायने रखता है वहाँ उसमें। तो और उस लड़की के जब पैर उठते होंगे वहां से चलने के लिए उस केबिन में, तो मैं समझती हूँ हजारों बार मरती होगी, हजारों बार वो उम्मीद की किरण से ये देखती होगी कोई तो आए जो छुड़ा दे। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठी हूँ, वैसे अवॉइड करती है मैं बैठी हूँ तो कस्टमर के साथ भेजना किसी को, लेकिन फिर भी अगर मैं बैठी हूँ और लड़की को जाना ही पड़ा, या मैं मुंह फेर लेती हूँ कि ठीक है तुम्हारा काम है, उस समय मैं खुद को नहीं बता सकती कि मुझ पर क्या बीतती है। मन करता है कि उस बच्ची को सीने से लगा लूं, छुड़ा लूं इनसे, लेकिन वो सब इतना आसान नहीं है। वो इतनी खतरनाक जगह है, जितनी अंधेरी है, काली है, और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई मामा आप में? क्योंकि वहां तो एक कोई भी मुझे लगता है जाने से कतराता है। नाम जी, तो अगर जीबी रोड है, लेकिन अब हाँ श्रद्धानंद मार्ग जी उस रास्ते का आपको क्या लगता है नाम बदल के क्या किया है सरकार नहीं, ने? कुछ नहीं, ये तो एक वो है कि बुराई पे हम कपड़ा ढक दें तो बदबू तो जब भी देगी, है ना। तो ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी आपने पूछा कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। देखिए, मैं वैसे तो मैं अगर अपने आप को मानूं तो मैं पूरी तरह से नास्तिक हूँ। शायद मुश्किल से मेरे घर में कभी दिया जलता होगा। मुझे ध्यान ही नहीं रहता, ये ऐसे समझ लो कि मुझे ध्यान भी नहीं रहता, इतनी ऊहा-पोह रहती है सब बात की। लेकिन मुझे शायद धकेल-धकेल के वहाँ भेज दिया गया बचपन से। अ, हर बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती गई, बहुत छोटी एज से, कि बड़ा 6-7 साल की उम्र में तब स्कूल जाना होता था, और मेरा शहर मतलब मेरठ छोटा-सा शहर है, उसमें मेरा घर बहुत पास में है उस बाज़ार के। तो ये बार-बार हिदायतें होती थी, हर लड़की को होती है, आज भी होती है वहाँ, उस मोहल्ले में से, कि ऊपर नहीं देखना। और कस्बाई मानसिकता का शहर है, अभी तक भी बढ़ गया है बहुत, लेकिन फिर भी कि ऊपर नहीं देखना। और वो ऐसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि आप मना करेंगे तो बच्चा ज़्यादा देखेगा। अच्छा, कभी भूल भी पड़ी तो कोई ना कोई घटना हो गई, कोई लड़की हमारे सामने ऐसी आ गई जो शायद हमारे साथ पढ़ती हो, और जवाब उसके अजीब से हों। मैंने उससे पूछा क्यों रहती हो वहाँ? तो उसने कहा कि वो जो खराब औरतें हैं जिनको तुम खराब औरतें कहती हो, उनमें से एक मेरी माँ है, और मैं चूँकि बदसूरत हूँ, पैर से दोनों पैर मेरे पोलियोग्रस्त हैं, बैसाखी से चलती हूँ, तो जिस काम को मेरी माँ करती है वो मैं करने लायक नहीं हूँ। उस काम के लायक नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे पढ़ने की एक वो मिली। वो भी मुझे थोड़ा फिर अटपटा लगा कि ऐसा क्या है? हमेशा ये जानने की चाह रही। लेकिन बहुत अ, मैं जैसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, हम लोग बेसिकली देहाती हैं, तो बहुत पुराने विचार, और बहुत ही पढ़ी-लिखी होने के बाद भी थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होते थे माँ-बाप कि नहीं, 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 देखना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी। कभी इस विषय पे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो और आपने टीवी काम किया इस पर, मना हाँ, नहीं किया घर वालों ने? नहीं, कहाँ किया? किया तो है ही नहीं। सच कहूँ तो ये मैंने कोई काम प्री प्लान मेरा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हुई, और शादी के बाद ये घटना हुई तो फिर एक और घटना हुई। कोई और मेरे घर के पास आके रहने लगी। उनसे थोड़ी आत्मीयता सी बढ़ गई, वो मेरे बच्चे खिला रही। आप समझिए 18 साल में मेरे 2 बच्चे हो गए। इतनी कम एज में मेरी शादी हुई। मैम कोठा कैसे फंक्शन करता है? तो ये फंक्शन मतलब ये कोठे से शुरू नहीं होता, कुछ भी कोठे से शुरू नहीं होता। शुरू होता है आपके अड़ोस-पड़ोस से, कि किसी लड़की को कभी काम के नाम पे घर गरीब देखा, तो काम के नाम पे बहकाया कि दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे काम करने को मिलेगा। घरेलू कामकाज के लिए घरों में लड़कियां रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, वो काम करेगी तो उसका अच्छा पैसा मिलेगा। और बड़े ठीक-ठाक घर की हो गई, तब मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की लड़कियां हो गई, तो उनको प्यार में फंसा के, ये इनके अपने ऐसे गुर्गे होते हैं कि जो प्यार में फंसाने वाले हैं वो अच्छे खासे अंग्रेजी बोलने वाले, फर जिम करके बॉडी बनाने वाले, एक बढ़िया सी उनको बाइक देने, कुछ पैसे खर्चे के लिए देने कि जाओ लड़की को घुमा के लाओ, रेस्टोरेंट में ले जाओ। कैसे फंसाओ, एक नहीं फंसेगी, दूसरी फंसेगी, तीसरी फंसेगी। कॉलेज के इर्द गिर्द घूमो जहाँ लड़की मिल जाए। और लड़की 15 से 18 के बीच की वो इतनी कच्ची उम्र होती है, इसमें बेहद देखभाल की जरूरत है, पर आजकल नहीं हो रही है। आजकल हम नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्ची को उनका फंसाने का टारगेट होता है। सोशल मीडिया इसमें किस तरह का रोल प्ले कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया तो ओटीटी ने आपके घर में सब कुछ दे दिया है आपको। आपको कहीं बाहर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना, हमारे भी ज़माने थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, जिसको येलो बुक्स कहते थे। फिर ब्लू बुक्स कहने लगे कि जो खराब किताबें छपती थी। फुटपाथिया उनको भी कहते थे। मगर इतना सब आम नहीं था, उसको भी हम जैसे बच्चे नहीं जान पाते थे, और आज तो ओटीटी ने आपके बेडरूम में दे दिया है।
आप क्या देख रहे हैं? मिर्जापुर में आप कहते हैं कालीन भैया, सड़कों पे शोर मचे, मगर वो कालीन भैया का शोर नहीं था। आप अंदर जाओ तो वो शोर था कि एक औरत ससुर के साथ सोती है, वो अपने पति के साथ स्वाभाविक रूप से सोती है, फिर वो सौतेले बेटे के साथ सोती है और बच्चा प्रेमी का पैदा करती है, और उस पर कोई सेंसर नहीं है। एक उदयपुर फाइल फिल्म बनती है, उस पर आपने 72 कट लगाए कि हिंसा है, सेंसर लग गया। कोई गाली देगा फिल्म में, सेंसर हो गया, बीप हो गई। और इसमें कहीं कोई सेंसर नहीं, सेंसर लागू ही नहीं है ओटीटी पे। तो क्या नहीं आपको परोस रहा है? आपको बच्चा नहीं देख रहा? डर लगता है कुछ चीज देखते हुए कि कहीं कोई बच्चा ना आ जाए, कोई टीनेजर ना आ जाए सामने। तो क्या देखें? फिर आप बंद कमरा करके देखेंगे, बच्चा बंद कमरा करके अपने कमरे में देखेगा और देखेंगे वही सब चीजें। मैम, नाबालिग लड़कियां इसमें धकेली जा रही हैं, क्या हाल होता होगा उनका? बहुत बुरा, बहुत बुरा, इतना बुरा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने देखा नहीं है, पर आप कांप जाएंगे सुन के कि अगर एक लड़की वहां आ गई, उतरना तो संभव ही नहीं है, लेकिन वो अगर मना करे कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे घर भेज दो, मुझे नहीं करना, वो भी उसी तरह ज्ञान नहीं है कि यहाँ से तुम जाओगी नहीं, तो जिद करेगी। चूना है, मिर्ची है, लकड़ी का कोई भी संसाधन है, कोई और चीज है, पैर के अंगूठे, इन सब चीज मरते देखिए मैंने लड़की अपने सामने चूना और मिर्ची डाली हुई, तिल तिल करके मरी वो बच्ची। मुश्किल से 16-17 साल की उसकी उम्र हुई। जिस समय मैं पहुंची, जिस समय मुझे फोन करके बुलाया कि आप आ जाओ एक बार, मैंने देखा नर्सिंग होम में, डॉक्टर ने एडमिट करने से मना कर दिया। मैंने उनको थोड़ी सख्ती से कहा, तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं इसका, कब लेके आए, क्या है इसमें, इसे कहीं भी ले जाओ, ये मुश्किल से 5-10 मिनट की लड़की, इसके अंदर जाके चूना पानी से टच हो, जो शरीर का पानी है, ब्लड है, दूसरे और रसायन है, उनसे पड़ के फट गया है, उसमें सब चीज फट गई है इसकी। तो चूना और मिर्ची क्यों यूज किया गया? ताकि वो तैयार हो जाए इस बात के लिए। अच्छा, वो मना कर रही होगी, मना कर उसका रही मन थी नहीं वो। होगा। हाँ, उसका मन नहीं, वो वहां से भागना चाहे, मुझे जाने दो, मैं नहीं हूँ ऐसी, मुझे ये सब नहीं करना। और उन अंधेरे कमरों को अगर आप देखेंगी तो दहल जाएंगे थोड़ी देर में ही। वहां कभी लाइट नहीं जलती है, ये इतनी सी डिम लाइट, हल्की सी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मैंने कई बार कहा अरे कस्टमर तो देखना, अरे छोड़ो ना दीदी, कस्टमर इनका मुंह देखने थोड़ी आता है, वो कौन सा इनका चेहरा देखने आता है। ये डिम लाइट ठीक है, इतनी डिम लाइट होती है कि जिसमें वो दिखाई भी ना दे ढंग से। अगर कोई बदसूरती भी है तो वो उनके उस मेकअप में छिप जाए, गंदे से मेकअप में। क्या मेकअप की आप बात करें? कस्टमर मारता पीटता भी है? बहुत, जो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि पैर के अंगूठे के नाखून बढ़े हुए, और वो आदमी में सक्षम नहीं था, वो केवल अपने फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वहां आया, तो उसने पैर का अंगूठा उसके पार्ट्स में डाला। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, वो उसका अल्टीमेट प्लेजर है कि वो जितना चिल्लाएगी। अगर लड़की चिल्लाएगी नहीं, रिएक्ट नहीं करेगी, तो बाहर निकाल देगा केबिन से। तो जो कोठे की मालकिन है वो इस पे ऐतराज नहीं करती? उनका क्या है, क्या है वो तो खरीदी हुई वस्तु है ना। जब तक पैसा दे रही है ठीक है, नहीं देंगी तो भागो, मर जाओ, लेकिन जाने तो नहीं देंगी। अब सोच के देखिए, कुछ अगर चिल्ला नहीं रही है, तब फिर वो कहेगा ये तो ठंडी है, दूसरी लाओ, ये नहीं चाहिए। वो केवल सैडिस्ट है वहां जो आ रहा है। वो 500-600 कमाने वाला 200-250 वहां खर्च करता है, 100-150 की शराब पीता है, और 100-150 घर में ले जाके देता है, फिर बीवी को मारता है। बस ये इतना सा चक्र है। तो इतना दर्द और तकलीफ किसी को नजर नहीं आ रही है? नहीं, किसी के एजेंडे में है? आप ऐसा आप भी ने चुनाव देखते हैं, एजेंडे के पर्चे तो आपके यहाँ भी बढ़ते होंगे। कभी देखा है एजेंडे में वर्कर्स का नाम भी है? कोई जिक्र करता है कि वर्कर हैं? अगर नहीं है तो फिर ये एक्ट क्यों है? आईटीपी एक्ट क्यों है? इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट क्यों है? अगर वेश्यावृत्ति नहीं हो रही है तो इस एक्ट को डिमोलिश कर दो, खत्म कर दो। कहाँ जरूरत पड़ रही है इसकी? आप मामूली सी बात पे पंगे करने के लिए खड़े कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कहाँ बाल विवाह हो रहा है? कौन बेवकूफ है कि अपनी 14 साल की बच्ची की 15 साल की बच्ची की शादी कर रहा है? कोई बहुत गरीब हो तो 16-17 साल की लड़की, भैया जल्दी निपट जा बेइज्जती से पहले, तो क्यों कर देता हो? उस पर आप एक्ट बनाएंगे, उस पर आप पुलिस भेजेंगे उनके घर। उसके लिए आपने पूरा का पूरा एक अमला खड़ा कर रखा है कि ये डिपार्टमेंट है, ये जाएगा और वहां से लड़की को उठा के लाएगा, नारी निकेतन रखेगा, उसकी दोबारा शादी भी नहीं होगी। मैम, जब नाबालिग बच्चियां आती है तो क्या उनको तुरंत इस धंधे में धकेल दिया जाता है? तुरंत से उनका क्या मतलब है? तुरंत से उनको क्या लेना देना? वो कौन सा पालनी थोड़ी है उनको। वो तो पली पलाई आई हैं बेचारी अपने घर से, स्मार्ट आई हैं, अभी तो ठीक है, अच्छी लग रही हैं, तभी तो डाली जाएंगी। एक दो दिन लेके कैसे आते हैं? माँ बाप से खरीदते हैं नहीं, या अभी चोरी बताया ना करके मैंने। लाते हैं? नहीं, अभी तो बताया मैंने कि वो काम के नाम पे गरीब है, तो कि भैया नौकरी दिलवाएंगे, चलो बहुत अच्छी, बहुत जगह बढ़िया, एक से एक बढ़िया जगह में दिलवाएंगे। दिलवा दी नौकरी, मिल गई उनको, अब कैसे उतरेगी? वो जीना चढ़ने का है केवल, उतरने का कभी नहीं है। इस तरह की लगभग कितनी लड़कियां आती होंगी? कोई तादाद नहीं है, इतने बाजार हैं हिंदुस्तान भर में। ये तो आइडेंटिफाइड एरिया है कि जिनमें आ रहे हैं। ऐसे भी ढके छुपे हैं कि जहाँ चुपचाप चल रहा है।
और सरकार के पास पुनर्वास करने की सैकड़ों योजनाएं हैं, मगर वो योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं होती कभी भी। सुना है कि जीबी रोड में कोठे हैं, उन पे 40 नहीं नंबर, नहीं 50 नंबर। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो तो उनके एक्चुअल में वो बहुत पुराने पुराने जमाने के अलॉटमेंट नंबर है। मतलब किसी जमाने सन 72 से पहले के जिनके पास अगर कोई वो है, किरायानामा भी है, तो उनको वो अलॉट कर दिए गए थे सरकार की तरफ से, तो वो उनका उस समय जो नंबर चला रहा है वही नंबर चला आ रहा है आज तक। जैसे 555 है, 40 है, इस तरह के नंबर जो चले आ रहे हैं वही के वही चले आते हैं, तो उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। जबकि वो आमतौर पर अगर उसको नगर निगम में आप ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, वहां कुछ और नाम से। नहीं, स्पेसिफिक रिलीजियन के कि 40 नंबर में इस जाति के नहीं लोग नहीं नहीं, रहेंगे, बिल्कुल जो कह 50 रहा में। है मैं भी सुन रही इस बात को, ऐसा कुछ नहीं, वहां कोई रिलीजन नहीं है। देखिए सबसे बड़ी सेक्युलर जगह, उससे बड़ी सेक्युलर जगह कहीं है ही नहीं। एक बच्चे का नाम रेशमा हो सकता है तो दूसरे का वहां राम हो सकता है, ये तो है ही नहीं। एक का बाप जो है अहमद हो सकता है तो दूसरे का कोई विनोद और कुछ और हो सकता है। मैम सुना है नई दिल्ली स्टेशन के करीब है बिल्कुल, और वहां से ही दलाल लग जाते हैं अगर कुछ इस तरह। केवल आप पर्टिकुलर आप जीबी रोड की बात ही मत कीजिए, मैं कह रही हूँ हर जगह से दलाल वहां लगते हैं, रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा हब है, और इसीलिए मैं सैल्यूट भी करती हूँ जीआरपी और आरपीएफ को कि वो इस बारे में बेहद सचेत हैं। मगर उनके दूसरे ट्रेंड भी हैं, उनके दूसरे भी हैं कि वो इतने आराम से लड़की को लाते हैं कि तुम उतर जाओ, वहां पे तुम्हें वो आंटी मिलेगी, उनके घर पे काम करना, वो तुम्हें ले जाएंगी, वो बढ़िया से गाड़ी में ले जाएंगी, रास्ते में खिलाएंगी पिलाएंगी, खाने ले जाएंगी। लेकिन वो कहाँ जाके उनकी यात्रा खत्म होती है? उस बाजार में। वो नहीं है। देखिए ये तो कभी कैसे आप करेंगे? मान लो जीआरपी कितना भी सचेत है, कैमरे भी लगे हुए हैं सब जगह, तो क्या कोई लड़की जैसे ही ट्रेन से उतरी हर लड़की को पूछने लगे कि हाँ भाई तुमको ऐसे भगा के लाए क्या? वो तो कोई शिकायत करेगा, या कोई इतना तो रेल यात्रियों को भी सचेत होना होगा, इतना तो हो कि देखें कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा तो नहीं घट रहा। कोई छोटा बच्चा हो, आप बड़ी लड़कियों की बात मत करिए, नाबालिग की मत करिए, इतना सा बच्चा बहकाया जाता है, इतनी सी बच्ची बहकाई जाती है, उठा के ले जाया जाता है, जिनका पता ही नहीं लगता कि वो बच्चे कब चले गए। और आप क्या समझते हैं लड़कियां हैं इसमें? इतने एनजीओस काम कर रहे हैं, सरकार है, पुलिस है, तो आपको क्या लगता है इसको रोकने में कोई भी सक्षम नहीं है? मैं आपसे ज्योति जी कहूंगी तो शायद बात खराब हो जाएगी। बात यह है कि आप 5 स्टार होटल्स के बंद एसी रूम्स में बैठ के वेश्यावृत्ति पे चर्चा करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे करेंगे, और उसके बाद खाना खाते हुए बढ़िया वाला और बाहर निकल जाएंगे, तो हो जाएगी ये बंद? कहाँ जरूरत है? इनकी जरूरत है उनके बीच में जाके चर्चा करने की, उनके बीच में जाके काउंसलिंग करिए, उनके बच्चों के साथ बैठिए, उनको बताइए ये गलत बात है, आप अच्छे से करिए। मुझे 32 साल तो लगे, पर ऐसा नहीं कि मैं बदलाव नहीं ला सकी। मैं कहती नहीं हूँ इस बात को, लेकिन मैं मानती हूँ अंदर से कि हाँ मैं बदलाव लाई। इतना बदलाव तो लाई कि किसी का बेटा पढ़ लिख लिया तो माँ को हटा दिया, हट जाओ मम्मी अब नहीं ये काम हम करेंगे। किसी की बेटी पढ़ गई तो अपनी माँ को ले जाके दोबारा से उसके मायके में बसा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मगर क्या उन बंद कमरों में बैठ के हो सकता है? उन एसी रूम्स में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओज के आके फंड्स दिए जाते हैं, फंडिंग्स की बात होती है, इन सब पे होती है। किसके लिए वो फंड यूज किया जाता है? मैंने तो कभी उनके बीच में कोई फंड यूज होते हुए नहीं देखा। वो तो उसी बदहाली में जी रही हैं। एक जोड़ी कपड़ा है तो सारी लड़कियां बदल बदल के पहनेंगी। अगर 10 लड़कियां हैं तो 10 जोड़ी कपड़े हैं, आज तूने पहन लिया कल तू ये पहन ले, धुलने का नंबर भी नहीं आता है। कोई भी सुविधा भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इतना अब मैं खाना अपने भी यहाँ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कैसे? अगर वो 15 कस्टमर नहीं निपटा पाती तो खाना नहीं है उनको शाम को। बच्चे से मिलने 15 के कस्टमर पहुंचते हैं वहां? पहुंचते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? वो दिन भर जो कुली का काम कर रहे हैं, दिन भर जो रेलवे पे कुली का काम कर रहे हैं, दिन भर ठेला लगा रहे हैं, कहीं मोची का काम कर रहे हैं, कहीं प्लम्बर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल निचला स्तर ही बिल्कुल पहुंच रहा है बिल्कुल क्या? निचला स्तर ही जाता है, निचला स्तर ही जाता है। सबसे लोअर मिडिल क्लास के लोग, बिल्कुल हाशिए पे जी रहे लोग जाते हैं, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। एक रिक्शे वाला जा रहा है, एक गाड़ी वाला जा रहा है, किसी का टच हुआ किससे ना हुआ, डांट उस रिक्शे वाले को पड़नी है, 2 थप्पड़ भी उस रिक्शे वाले को ही मारेगा, पुलिस वाला भी। गाड़ी वाले को कहेगा बाबूजी आप निकल जाओ। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालने जाता है? वो वहां जाता है। मैम नीचे जीबी रोड के कई पुलिस चौकियां हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है? आपके सामने पुलिस कुछ करती तो क्या चलते हैं? सब हर जगह है। मैं फिर वही कह रही हूँ कि ये हर जगह है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं मेरठ की, तो मेरा तो ऐसे जैसे शुरू हो रहा है, ये सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है, और उनका कहना ये होता है मैडम पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है, हमें तो पता ही नहीं लगता नई लड़की आई है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मंशा नहीं है, आंतरिक इच्छा नहीं है कि बाजार बंद हो। उनकी जो आमद है वो बंद हो जाएगी। मेरे यहाँ खुले थाने बिकते हैं 2-2, है ना, कि उनका जितना पैसा देंगे फिर वहां से कमाएंगे तब देंगे। मुझे कभी कभी शॉकिंग होता है कि मुझे जब कोई महिला ये फोन करके कहे कि दीदी आज तो वो आए थे, वो किसी बड़े पत्रकार का नाम ले, बड़े पुलिसकर्मी का नाम ले, या किसी बड़े ऑफिसर का नाम ले, मेरे लिए शर्म से मर जाने की बात होती है। क्यों मांग रहे थे? कोई छोटी लड़की हो तो भेजना, आज हमारे यहाँ कुछ आए हुए हैं लोग। बताइए, वस्तु है वो कि जहां आप ये कहने जा रहे हैं कि आज मटन भेज देना हमारे यहाँ, आज विस्की की 4 बोतलें भेज देना हमारे यहाँ, उनको इस तरह से मांगा जाता बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। हाँ।
क्या कुछ मतलब वो पैसे मतलब वो रखते हैं कि इतने हजार में इनको इनको देना है, इतने हजार में देना है? देखिए बच्चों के लिए बड़ा एक नाम है टूरिज्म। मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों की नहीं कर रही हूँ। टूरिज्म एक ऐसा इतना घटिया और घिनौना सच है कि जहाँ छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है उन कस्टमर्स के साथ जो चाहे वो बाहर से आए हों, भले वो एनआरआई क्यों ना हो या वो विदेशी हो, टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हों, उनका लगेज उठाने के नाम पे उनके पेरेंट्स को एक बार में 25, 30, 50 हज़ार रुपया दिया जाता है। 8 से 10 दिन के लिए बच्चा हायर किया जाता है और वो उनके लिए 25, 30 हज़ार रुपये ऐसे होते हैं जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे। और अपना बच्चा लड़का ही तो ले जा रहे हैं, लड़की थोड़ी ले जा रहे हैं। होटल वाला भी मना नहीं करेगा आपको, लड़का ही तो है, लगेज लेके बढ़िया कपड़े पहन रहा है। उन्होंने कहा जी हमारा लगेज उठाने के लिए है ये बच्चा, उन्हीं के रूम में सो रहा है। और आप जानते हैं उसके साथ क्या कुछ नहीं बीतता। वो ऐसे बच्चे मेरे शहर के थे कि जो थर-थर काँप रहे थे, माँ के पीछे छिप रहे थे, जो बताने को तैयार नहीं थे। और अगर मैंने उनका ज़रा-सा कपड़ा उतरवा के देखा तो मैं दहल गई कि कहाँ जी रहे हैं हम। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, ठेंगे पे है ये विश्वगुरु होना हमारा ऐसा। हर ट्रक के पीछे लिखा है, आपने देखा कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहीं और भी लिखा देखा है? सिर्फ ट्रक के पीछे लिखा रहता है। ट्रक के, छोटा हाथी और ये इस तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके पीछे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सेम उस तरह कि जहाँ एक नर्सिंग होम के बाहर लिखा हो कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता। आपके पूरे इस शहर में जितना भी फैक्ट्री एरियाज़ है वहाँ लिखा है बाल श्रम निषेध है। यहाँ बच्चों से काम नहीं कराया जाता, हर उस जगह होता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि ट्रकों के पीछे बस ट्रक वाले इतने ज़्यादा सचेत हो गए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिन-रात लिख रहे हैं अपने-अपने ट्रक पे, किसी का ट्रक खाली नहीं जा रहा। मैम जब लड़कियां बीमार पड़ती हाँ, है हाँ, तब उनकी देखभाल? क्या बीमार पड़ेंगी वो? क्या पड़ेंगी? उनको बुखार हो जाए, उनको एक पैरासिटामोल दी जाएगी, उठो जाओ कस्टमर आज क्या खाओगी? क्या खाना फिर पूरा दिन? और तुम्हारे हिस्से का कौन देगा? जो 200 रुपए पुलिस को जाने, इतने रुपए पिम्प के जाने, इतने रुपए तुम्हारे वो उसके कटने हैं ब्याज के, जिसमें तुम्हें खरीदा गया है, वही खरीदी गई है और वही ब्याज उतारती है। कितना अजीब गोरख धंधा है। और वो उससे जीवन भर भी नहीं उतरता। सबसे बड़ी तो ये कारण है कि वो निकल भी नहीं पाती। कोई बीमारी में उनको कोई दिखा नहीं। बिल्कुल जब वो मरने के कगार पे हो जाए, मरना-सन हो जाए, तो और उनको अपनी जान मुसीबत में दिखाई दे ब्रथ ओनर्स को, तो वो क्यों ले जानी? तो वहाँ कोई किसी को आते हैं झोला छाप, वहीं आते हैं। उनका सब कुछ काम वहीं होता है। वहीं वो डॉक्टर आएगा झोला छाप, वहीं वो कपड़ा बेचने वाला आएगा, वहीं वो साड़ी-वाड़ी बेचने वाला आएगा, वहीं उनका मेकअप का सामान। और मेकअप का सामान क्या है? एक सस्ता-सा पाउडर और एक इतनी बड़ी डिब्बी जो वैसलीन जैसा कुछ रहता है उसमें, और कुछ कलर्स। वो उस कलर में मिलाया, जो भी कलर का आज लगाना हो वो पोत लिया यहाँ भी और आईलिड्स पे भी। हो गया उनका मेकअप खत्म। ये उनका मेकअप। लड़कियां निकल नहीं पाती मैम? कैसे? बताइए कैसे? वही कितना सा जीना है जब नीचे से ऊपर तक उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सब हितग्राही हैं। कैसे निकलेंगी वो? कैसे चली जाएंगी? सबसे पहले तो दुकानदार चिल्लाएंगे, अरे वो तुम्हारी लड़की भाग रही है, पकड़ो। फिर वो कोई रिक्शा वाला मिलेगा, कोई ठेले वाला, अरे लड़की भाग रही है। इनको पाप से डर नहीं लगता क्या? पाप जैसी चीज तो वहां उस गली में घुसते ही खत्म हो जाती है। अगर पाप से डर लगता ना तो सबसे पहले सरकार को लगता, फिर प्रशासन को लगता। वो भी तो हमारे जैसे आम इंसान ही है ना। उनको क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता कि तुम सड़ के मरोगे कल अगर तुमने इस तरफ नहीं देखा, किसी के आप तो एजेंडे में कई कभी देखा? लड़कियों से मिले हो, तो मतलब हर लड़की निकलना चाहती है बाहर? नहीं। क्यों विश्वास करें? बताइए ना क्यों? नहीं नहीं, उस दलदल से निकलना चाहती है बाहर। हर लड़की चाहती है, हर लड़की चाहती है उस दलदल से निकलना, मगर उनके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। कहाँ जाएंगी? कौन रखेगा उन्हें? मैं केवल उन लड़कियों को निकाल पाती हूँ जिनके पेरेंट्स को मैं ट्राई कर पाती हूँ पहले कि जरा ढूंढ लूँ कहाँ मिलेंगे, उनको केवल। और जो जिनके नहीं मिलते और फिर भी वो निकलना चाहती हैं तो उनके लिए सरकारी संरक्षण गृह हैं, नारी संरक्षण गृह हैं, वहाँ रहती हैं, वहाँ शादियाँ भी होती हैं। ये नहीं मैं इनकार करूँगी, उनकी शादियाँ भी होती हैं। अगर कोई पढ़ना चाहती है तो पढ़ाने के लिए भी कोशिश की जाती है, मगर निकालने की कोशिश नहीं की जाती। लड़कियां कहाँ कहाँ से आती हैं मैम? बहुत जगह, कोई हिंदुस्तान की जगह नहीं है जहाँ से ना आती हो। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपके नेपाल से बहुत लड़कियां हैं। अब तो नेपाल का सबसे ज़्यादा, नेपाल की सबसे ज़्यादा। तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है जगह। साउथ से बहुत है, हैदराबाद, मदनपल्ली, ऐसी ऐसी इस तरह की जगह हैं कि जहाँ से लड़कियों को लाना आसान है। चार्जेस क्या होते हैं इनके? 200, 250, 300 रुपये बस। तो लड़की को क्या जाता है फिर? कुछ नहीं, मैंने बताया ना कुछ नहीं। उसके नाम का 200 रुपये पुलिस को जाएंगे, 200 रुपये पिम्प को जाएंगे, 200 रुपये किसी और को जाएंगे, ऐसे करके उसका दिन भर। उसको कम से कम 2-2,500 रुपये चाहिए, जिसमें 200 रुपये उसके अपने बच्चे को देखने के भी हैं, अपने बच्चे से मिलने के लिए भी है। तो उनके क्या बच्चे भी वहीं पलते बढ़ते हैं। अलग दूर रखते हैं इनसे। फिर माँ कैसे जाएगी?
माँ तो भाग ही नहीं मतलब सकती। वो जो कोठे की मालकिन होगी वो तय करेगी बच्चों को कहाँ रखना है। हाँ, वो तो जगह है उनकी तय करनी। पढ़ते लिखते हैं बच्चे? नहीं, क्या मतलब है बच्चे का पढ़ने लिखने का? तो वो क्या तो करते हैं फिर? कुछ उनसे नहीं क्या करते, करवाया जाता है? कुछ नहीं करते। लड़कियां हैं तो इसी धंधे में आएंगी, लड़के हैं तो वहीं दलाल बन के रह जाएंगे, ये इधर उधर। लेकिन पिछले समय से परिवर्तन ये हुआ है कि हमने जबरन उनके बच्चे पढ़ाए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि उनके एडमिशन नहीं करा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपा के उनकी। मैं नहीं जाती हूँ कभी भी एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि वो खुल जाती है, मुझे लोग पहचानते हैं, तो किसी को भी भेज के कराती हूँ। और जो वो कह देती हैं साहब हम नहीं खर्च करेंगे कुछ, तुम्हें पढ़ाना पढ़ा लो। तो बच्चे पैदा करवाना इनकी साजिश का हिस्सा है। साजिश का पहली बार तो बच्चा होगा ही होगा, ताकि माँ को रोक के रखा जा सके। फिर क्या है उसके पास? जब मैं लड़कियां निकालती हूँ उसके इतना झूठ बोलती हूँ कि तुम्हारा बच्चा नीचे आ गया, हम ले आए हैं उसे। और अगर बच्चा ना मिले तो छूट के भागती हैं, नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे को मार देंगे ये। इतनी दहशत उनके अंदर डाली हुई होती है कि नहीं। जितनी लड़कियां आती है सबके बच्चे होते हैं। ज्यादातर सबके बच्चे। पहली बार में तो उनको बिना प्रोटेक्शन के जाने देती, किसी भी कस्टमर का हो सकता है। बाद में तो उन्हें पता है कि अगर वो कोई और भी बच्चा पैदा करना चाहती है तो किस कस्टमर का है, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के किसी को पास नहीं आने देते हैं। लेकिन उस वक्त नहीं, पहला बच्चा हो जाए फिर आप रुके रहोगे, यही आपकी। और माँ तो माँ है, चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई और है। इनको तो कई बीमारियां हो जाती होंगी, इतने इतने कस्टमर्स डेली आप उनको बता रहे होता हो, है एक 15 यौन से रोग, 20। सिफिलिस जैसा एक यौन रोग होता है, वो अक्सर हो जाता है। अभी तो HIV पॉजिटिव तो ना के बराबर है कि सब प्रोटेक्शन रखती हैं, और वैसे भी ना करने का भी ये हक रखती हैं कि नहीं, बिना प्रोटेक्शन तो मालकिन ही मना कर देती है कि नहीं, पहले पूछ लेती लाया कि नहीं लाया। तो लड़कियों के पास भी छोड़ती है कि कोई ना आए तो ये कर लेना। पर और दूसरे तरह की तो हो ही जाती है, इतनी गंदगी। वो सिफिलिस बहुत बुरा रोग है, दाने हो जाते हैं, फूटते रहते हैं, फिर होते हैं पूरा पेट के निचले हिस्से में हो जाते हैं, पीठ में हो जाते हैं। वो इस तरह का रोग है कि बहुत मुश्किल से जाता है, और वो भी HIV पॉजिटिव से कम नहीं है, गंदा रोग हो जाता है। तो ये और सारे दूसरे तरह अपने की काम बहुत खुद सारी हो करती जाती हैं? हैं। काम अपने खुद करती हैं? हाँ, खाना काम वगैरह? नहीं कुछ नहीं, सब बाजार से आता है, सब बाजार से आता है, कुछ नहीं बनता। खाना भी बाजार से आता है? चाय भी। अच्छा, मतलब कोठे पे कुछ नहीं बनता? ना, इतना समय ही नहीं है, कहाँ समय, कहाँ बनाएंगे इतनी छोटी सी जगह, इतनी अंधेरी घुटन में कहाँ खाना बनेगा। तो ये सारी लड़कियां एक दूसरे से मिल पाती हैं कि सबको मिलके अलग तो अलग सब कमरे बैठी में? तो है ही सब, ये तो बिजनेस राइवलरी है, कैसे बात करेंगी एक दूसरे से? वो खुद ही नहीं करना चाहती, क्यों करेंगी? उनको मालकिन उनके सिर पे बैठी है तो कैसे बात कर पाएंगी, कैसे एक दूसरे का सुख दुख साझा कर पाएंगी? मैम सुना है बच्चों को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बच्चों को नहीं, बच्चियों को, जो कम उम्र की बच्ची हैं तो उनको ग्रोन अप जल्दी दिखाने के लिए ऑक्सीटॉसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि वो, और ग्रोन अप में क्या कहूँ, वो पूरा शरीर भले ही कैसा हो, उनकी भरी पूरी होनी चाहिए, बस इतने भर तक है। और उसके बाद वो इस कदर उनको रिएक्ट करता है वो इंजेक्शन कि वो खुद से तैयार होती हैं कि मुझे भेज दो किसी के भी साथ। इस स्थिति में होती हैं बच्चियाँ, मुझे भेज दो, तू मेरे साथ चलेगा, तू बैठेगा मेरे साथ। इंजेक्शन में कुछ नशा भी होता है क्या? हाँ हाँ ये बाजार से इजी अवेलेबल भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो कि बैन है फिर भी उनके पास है वो। इनको नशा भी कराया जाता है? बिना नशे के कौन 15-20 कस्टमर से झेल पाएगा? कौन सूखे नशे हैं तरह तरह के, उससे सैकड़ों बीमारियां अंदर से होती हैं। 25-30 की उम्र तक जाते जाते बिल्कुल ही हड्डी का ढांचा रह जाती है, कुछ नहीं रह जाता इनमें, कुछ भी। और अभी आपने एक बात की, सरकार क्या कर रही है, एनजीओ क्या कर रहे हैं। अब चलिए एनजीओ इसकी कड़वी सच्चाई बताती हूँ। कोई अधिकारी कहीं भी पोस्टेड हो, अक्सर उसकी दोस्ती एनजीओ से हो जाती है, हमारे से तो नहीं होती किसी की, वही नहीं, कोई सारा समझता ही नहीं है। कहेंगे जब उनकी हो जाए मेरठ में सपोज, तो कहेंगे आओ यार चलो जरा हमारे यहाँ तो हो गई, चलो तुम्हारी एक रेड वेड करा के बढ़िया से तुम्हारी एनजीओ को चमकाते हैं। आ जाएंगे लोग, उसके बाद रेड करेंगे, सज्जन के कहने से रेड करेंगे, और रेड हो गई। रेड के बाद में जब 3-4 रेड लगातार हो गई, यानी एक दहशत बना दी कि भाई रेड हो रही है। अब वो मुझसे कहेगी दीदी रेड कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये कौन है, ये संस्था ये है, इसके ये लोग हैं, ये लोग हैं। मैंने कहा भी होने दो 2-4 दिन। अब उसके बाद कड़वी सच्चाई ये आती है कि वही जो एक बहुत रेड करते हैं, वो वहां की एक महिला से सो कॉल्ड शादी करते हैं, जिसको जेल भी भिजवा चुके थे, उसी से शादी करते हैं। उसका जो रियल में एक तरह से पति था, जिसने अपना घर बर्बाद किया, अपनी मतलब इतना बड़ा उसका काम था फर्नीचर का, वो सब बर्बाद किया, सड़क पे आ गया। उसके 2 बच्चे उससे हैं, जिनको हमारे शहर के दी बेस्ट स्कूल्स में वो पढ़ाना था, और उसके बाद में उसको बाहर भेजा पढ़ने। वो सब चीज़ को दरकिनार करके उससे शादी की, और उसको भी एक एनजीओ बनवा दिया, उस महिला को भी,
और खुद का भी एनजीओ। अब देखिए वो एनजीओ पहले तो रेड करने आता है और बड़ा अधिकारियों के साथ बैठते हैं और सब चीजें होती हैं, और उसके बाद अभी 4 दिन पहले रेड हुई है, उसमें वो महिला फिर पकड़ी जाती है वेश्यावृत्ति में। एनजीओ भी है उन महिला का, और उसकी जो बेटी है उस बेचारे उस बंदे की, वो हाई प्रोफाइल इस समय जो बड़े लोगों के पास जाती है। अच्छा, ये तो गरीब बच्चों की बात हुई। कुछ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की लड़कियां जो है, मैंने गरीब की कहा की, मैंने तो गरीब बच्चों की ही नहीं, वो तो काम के नाम पे लाई जाती है। मैं तो हाई क्लास की बात कर रही हूँ कि जिनकी लड़कियों को डोले शोले बना के जिम विम जाके और लड़के बढ़िया अंग्रेजी बोलते हुए बढ़िया अपाचे और दूसरी मोटरसाइकिल पे घुमाते फिराते हैं, वो लाके वहां बेच जाते हैं। एक से एक अच्छे घर की लड़कियां, ये इतने अच्छे घर की लड़कियां भी जिसको मैंने दिखाया आपको। ऐसा कहाँ है कि वो गरीब घरों की लड़कियां आती हैं वहां? वो किसके प्यार है? उनके पास प्यार करने की कहाँ टाइम है? वो तो रोजी रोटी की तरफ देखते हैं। किसी ने कहा कि भी काम दिलवाएंगे, दिल्ली में बहुत काम है। वो तो पढ़ी चलो। लिखी होती होंगी, वो तो पढ़ी लिखी? उनकी तो हाँ। कोशिश रहती होगी कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊं। बस ज्यादातर वही लड़कियां निकलती हैं, वो दर्जे तक कोशिश करती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, पर नहीं है कोई रास्ता। थक के हार के बैठ जाती है कि उनको नहीं समय मिल पाता, ये नहीं कह पाती मुझसे, हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ, कितना भी मैं कोशिश करूँ। और उनको बहकाने वाले बहुत लोग हैं। एनजीओ सब ईमानदारी से काम करते हैं कि उसमें भी देखिए उनकी मिली 5-6 भगत होती एनजीओ है? पूरे, मैंने अभी बताई तो एनजीओ का सच आपको। 5-6 एनजीओ हैं जो पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। मैं जैसे कबाड़ी बाजार में मेरठ में करती हूँ, यहाँ भी एक जीबी रोड में करते हैं, एक सोनागाछी में एक दरबार समन्वय कमेटी बहुत अच्छा काम करती है, बनारस में है एक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ भी है कमाठीपुरा में बहुत अच्छा रैली में काम कर रहे हैं। मगर बाकी तो देखिए सोचा, मैंने बता दिया आपको कि एनजीओ बनता है केवल इसीलिए कि वहाँ रेड की जाए, उसके बाद पैसा ऐंठा जाए और किसी एक को रखेल बना लो और कर लो काम, जो भी होना तुम्हारा पैसा बनता लड़कियों के पास तो अपने लिए ही बस वक्त नहीं निकाल पाते। कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। कोई उनका मनोरंजन नहीं है, घर में कहीं टीवी नहीं होता उस कमरे में, किसी में भी पूरे में कहीं कुछ नहीं तो जब होता। इतना नर्क है वहां नर्क। पर, तो क्यों नहीं ये लोग इकट्ठा होकर बाहर निकलती है? अच्छा फिर कहाँ जाएंगी जरा बताओ, बताओ। चलो कहीं मैं भी सवाल चली जाएंगी आपसे, लेकिन उस नर्क से तो कहाँ बचेंगी। कहाँ बताओ ना। सड़क पे भी तो लोग रह रहे हैं। अरे वो सड़क पे सुरक्षित है? आपके चौराहों पे लड़कियां खड़ी हैं, भीख मांग रही हैं, आपकी गाड़ी साफ करती हैं, उसको आप समझती हैं कि रात को सुरक्षित है? पर इतनी बेदर्दी तो नहीं होगी ना इससे भी उनके ज्यादा साथ? बेदर्दी है, इससे भी ज्यादा बेदर्दी है, क्योंकि पता है कि वहां से निकल के आई है। जब वो भागेंगी, चलो मैंने माना कि सबने सब मालकिनों को पीटा और भाग गई, और जो उनके नीचे सब स्टेक होल्डर्स है वो जो उनकी प्रेम से जगह जगह फैले हुए वो उन्हें निकल जाने देंगे? इतना आसान ही एक्सेस नहीं है, एक जाल है, इतना कुचक्र है ये, इस कुचक्र को तोड़ पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं। अगर आसान होता ना ज्योति जी, तो ये 32 साल बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। पूरी जिंदगी मैंने वहां काट दी है और मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये इतना आसान नहीं है एक्सेस। कोई रास्ता नहीं है? कोई एक नहीं रास्ता है ना, क्योंकि है आप क्यों? तो करते नहीं आ रहे क्यों हैं। नहीं है? है रास्ता। अगर सरकार कहीं कॉग्निजेंस ले, सरकार आए इनिशिएटिव ले कि भाई इनको पुनर्वास करना, वो तो कहती है हमें काम दो ना, हम कब मना कर रहे हैं? काम दो, हम थोड़ी लाते हैं तुम्हारी बहन बेटियों को बहका के, तुम्हारी बहन बेटियों को तुम्हारी बेटे भाई लाते हैं सब बहका के, तुम्हारी समाज के तो लोग हैं जो हमारे पास तक बेच के लाते हैं, हम थोड़ी लेके जा रहे हैं किसी के घर में गए और हमने लड़की उठा ली। तो काम दो हमें, हम कब मना कर रहे हैं? आप दिन रात स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे हैं, मैंने हर जगह गुहार लगा ली उनके बनवा लो। एक बहुत बड़ा वो हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और आदेश करे कि सबका पुनर्वास किया जाए, और इतने इतने ट्रेड दिए, मेरे पास उसके ऑर्डर की कॉपी है कि इतने ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाए, ITI दें, सिडबी दे और दूसरे प्रतिष्ठान इनको काम दें, काम नहीं मतलब ट्रेनिंग दें इनको। सबने लिख लिख के भेज दिया, हमने इतने लोगों का पुनर्वास कर दिया, ट्रेनिंग दे दी। सच नहीं था उसमें कुछ भी? अरे मैं कह रही, मेरे हाथ से मुझसे 70 लोगों के नाम मांगे कि मैंने दे दिए, और मैंने पूछा भाई क्या हुआ, ट्रेनिंग कब होगी? क्योंकि तो हो गई। मैंने उससे पूछा भाई कब हुई तुम्हारी ट्रेनिंग? कह दीदी हम तो आपसे पूछे बिना कहीं जाते नहीं, हमें तो कहीं किसी ने बुलाने भी कोई नहीं आया। मैम लड़कियां लाते ही जीबी रोड भेज दी जाती हैं। जीबी रोड पर्टिकुलर मत कहिए, सब जगह जीबी रोड से क्या मतलब है? पूरे देश जीबी भर रोड में से ही लगा हुआ है। तुम जी कोई मतलब नहीं है, मतलब है पूरे हिंदुस्तान भर की बात करिए आप, जहां लगे मौका। मेरठ में अगर उसको अच्छे पैसे, देखिए मेरठ ट्रांजिट पॉइंट है, समझ लीजिए पहले आप, मेरठ सबसे पहले लड़की लाई जाती है क्योंकि वो छोटी जगह है, वहां आसानी से खपाई जाएगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कहीं और चली जाएगी, पुणे चली जाएगी, मेरठ मुंबई से चली जाएगी, इधर उधर ट्रांस कहीं भी चली जाएगी। आने का रास्ता आसान है, वाया नेपाल पिथौरागढ़ आएगी, रायबरेली आएगी, मुरादाबाद आएगी, बिजनौर क्रॉस करेगी, मेरठ आ जाएगी, आसान है दिल्ली, आना। कोलकाता, बनारस। फिर चली जाएगी। तो कि ये कोठे की मालकिन भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बिल्कुल सबको पता रहता है, सब एक दूसरे को जानती हैं, चली जाती रहती हैं,
आज यहाँ है तो कल वहाँ भी चली जाएंगी, फिर वापस आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे को जानती हैं। जो दूर के एरिया वो नहीं है, लेकिन दिल्ली मेरठ में कोई दूरी नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है। कभी कोई ऐसा केस भी आया कि जो कस्टमर्स जाते हैं उन्हीं में से कोई उस जो लड़की है उससे शादी करना हाँ चाहे? बिल्कुल, ऐसी कई शादियां हुई हैं और बड़ी सफल शादियां हैं। ये अलग बात है कि वो गरीब हैं और एक रिक्शा चलाता है, एक और मजदूरी का भी काम करता है, लेकिन बेहद खुश हैं। हम फॉलो अप करते हैं उनकी, हम शादियां करते हैं तो और वो कोठरी की इंटरकास्ट में मालकिन हुई हैं। जाने देती है उसको? नहीं नहीं, कहाँ जाने देती है? अच्छा, मतलब आप नहीं वो लोगों तो का हम उसमें निकालते हैं, जैसे कभी हम भी नहीं निकालते, कभी कभी खुद भी हो जाता है कि एक लड़के को हो गया किसी से प्यार और वो शायद प्रेग्नेंट थी, तो उसने किसी ने मुझे और ने फोन किया कि लड़की आई है, आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा भाई बता क्या करेगी, मैं पहुंची जैसे 1 घंटा मुझे लग गया। कह रही मुझे शादी करनी है उससे। मैंने कहा देख भाई तू दूसरी कम्युनिटी से, ये दूसरी से, कोई बवाल ना हो, बोलना कुछ भी नहीं है और मेरे पेट में उसका बच्चा, मुझे शादी करनी है इससे। मैंने उसको बुलाया, भाई करेगा? तो हाथ जोड़ खड़ा हो गया, हाँ जी करूंगा, और मेरा बच्चा है, मैं वहाँ नहीं पैदा होने दे सकता। हमने कहा ठीक है। पूरा टाइम हो रहा था उसको, मैंने कहा भाई बच्चा तो पैदा, ऐसे में हिंदू व्यवहार नहीं होता, तो तू मुझे 1 महीना दे, आज तू इसे वापस जाने दे, मैं तुझे वादा करती हूँ उस लड़की को मैं ले आऊंगी। वो खैर मुझ पर भरोसा बहुत लोग करते भी हैं। मैं लड़की को आज भेज दिया, मैंने बेटा यकीन कर, तू मैं बेटी की तरह तुझे भेज रही हूँ, जैसे चली जा मैं ही लेके आ जाऊंगी। उसकी बेटी हुई, बेटी होने के बाद उसने आफत काट दी कि मुझे लेके जाओ कैसे भी, निकालो। वो लड़का भी मुझे रोज कहने लगा निकालो, तो मैंने कहा उससे कह दे कि नीचे आ जाए किसी बहाने, गुड़िया को दिखाने के लिए कुछ भी। वो लड़की आ गई और मैंने कहा सीधे थाने पहुंच जा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हूँ किसी वजह से। हमारा थोड़ा सेंसिटिव इलाका है। लड़की थाने में पहुंच गई, हमने उसको लड़के को बुला लिया और मैं तो फिर जो मुझसे होता, जो मुझे बहुत लोग बनते हैं ना अपने आप को, मैंने एक बहुत सज्जन थे, अब तो नहीं रहे, प्रभु उनकी वो दे, उन्होंने मुझसे कहा कि अतुल जी कभी कोई नेक काम हमसे भी करा दीजिए। तो मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा भाई साहब आज एक शादी करा दीजिए, आ जाइए, पिता बन के बिल्कुल बेटी मान के, तो मैं आ रहा हूँ। आ गए वो। फिर उसके बाद हमने शहर काजी जी को फ़ोन किया। शहर काजी जी भी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी गुजरे हैं वो। मैंने कहा सर आज तो एक बेटी का कन्यादान कर दो। बोले अब उनसे करा रही हो बेटी का कन्यादान, मुझसे भी बेटी का ही कराओगी, मुझे बेटे वाला बन जाने दो। मैंने कहा अब बात हो गई उनकी आपस में। वो आ गए दोनों, और देखिए हमने दोनों विधि से शादी कराई, हिंदू विधि से भी कराई, मुस्लिम उससे भी निकाह उन्होंने काजी जी ने उनका पढ़ाया और काजी जी से हमने छुआरे बटवाए। दोनों सुखी हैं, 3 बेटियां हैं उसके। हालांकि वो रिक्शा चलाता है, मैं बहुत बार पूछती हूँ, मैंने कहा सही बता दे ठीक रख रहा है ये? इनको नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो मेरी सास भी नहीं मुझे कुछ कहती। शुरू शुरू में तो कहा वहां से ला के बिठा दी, वहां से ला के बिठा दी, पर मैं चुपचाप उनकी सेवा करती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, बहुत ऐसी सफल भी शादियां हुई हैं कि देखिए मैं कहूँ कि मैंने बहुत बड़े घरों में शादी कर दी, नहीं, बहुत गरीब घरों में करी है, जिनको जरूरत थी मैंने शादी कराई। उसके बाद जब मुझसे कोई आके कहता है अजी जैसी एक उसे दिलवाई ऐसी एक शादी हमारी भी करवा दो, हमारी इतना काम करती है, हंसती रहती है हर समय और सबकी बड़ी इज्जत करती है, ऐसी कोई लड़की हमें भी दिलवा दो। मैम जब आप कोठों पर जाती होंगी तो कोठे की मालकिन तो ऐसे ही खौफ खा जाती होंगी कि ये आ खौफ गई। नहीं खाती है, उल्टा मुझे देख के उनकी नाक बहुत चढ़ती है, कहती फिर आ गई, फिर आ गई। लेकिन मैं एक काम जरूर करती हूँ, उनके दुख सुख में भी शामिल रहती हूँ। जैसे मेरे यहाँ कुछ भी हो, आ जाओ भाई सब, आए ना आए उनकी मर्जी है, मैं इनविटेशन भेजती हूँ सबको। उनको मजबूर करती हूँ चलो बच्चों का जन्मदिन मनाओ, जो तुम्हारे हैं इनके तो चलो नहीं मना रही, इनके जन्मदिन मनाओ, मैं भी आऊंगी, कोई मनवाती हूँ। दूसरा फिर मैं ये भी करती हूँ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, पुलिस की है कैसी भी, मैं खड़ी रहती हूँ। अगर तुम जेन्युइन हो, यहाँ तुम्हारी गलती नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। या फिर ऐसे भी होता है कि मैंने आज लड़की निकाली और बहुत मारपीट हुई आपस में, बहुत गाली गलौज हुई, मैंने भी मारा, उन्होंने भी हाथापाई करी, मेरे कपड़े वपड़े फटे, गालियां भी दी, और फिर मैं अगले दिन फिर पहुंच जाती हूँ, फिर मुझे देख के फिर आ गई, अब क्या? मैंने कहा मैं चाय पीने आई, कल तो पी नहीं, लेकिन आज तो पीऊंगी मैं जरूर। अब तो तो कुछ इतना नहीं। आपके साथ बुरा व्यवहार होता है उसके बावजूद आप दोबारा वहां मैं पहुंच जाती जाते हो? हाँ, जाती हूँ। और मेरे लिए तो वो एक फैमिली की तरह सब। सिर्फ बात यह है कि मेरे से वो अपना कोई दुख सुख नहीं छुपाती, ये उनका बिजनेस है, उसमें वो मुझे नहीं बताएंगी कि नई लड़की आई, मैं कितना ही पूछूं ये तो नहीं लग रही है, ना ना आपको वहम हो रहा है, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी निर्लिप्त, वहम हो रहा है, ये तो मेरी मौसी की लड़की है, कुछ दिन घूमने आई है चली जाएगी, अरे बताती क्यों ना, है ना तू उसकी, चली ना जाएगी, ये तो वो लोग आपको दुश्मन नहीं मानते क्या? मानते होंगे, मेरे सामने तो नहीं मान रहे, तो नहीं सही। जैसे मुझे फोन करके कोई पूछेगी दीदी मैं आई हुई हूँ आपके लिए कुछ लाऊं, मैंने कहा क्या लाएगी, साड़ी ले आऊं, हाँ लिया, पहन लूंगी मैं तो, और मैं दिल से पहनती हूँ, और वो फट भी जाए मैं उसके बाद भी रखती हूँ कि देखो ये तेरी मैंने रख रखी है, अभी तक पहनने लायक नहीं है पर रख। मैम ये 24 घंटे चलता है? 24 घंटे, कोई टाइम नहीं है। सुबह 4 बजे तक के चूर हो जाए, बस वो 2 घंटे हैं उनके पास, 4 से 6 के, उसके बाद नहीं है। सोते कब है? बस वही 2 घंटे हैं बस सोने के।
वो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है, ग्राहककार मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो सो भी नहीं पाती है कि क्या पता पहले मेरे पास आ जाए, आज के दिन मुझे ज्यादा ग्राहक मिल जाए तो मेरे पास ज्यादा पैसे हो जाए, थोड़े से फालतू बच जाए, आज मैं बच्चे को देख सकूं इतने बच जाए। बच्चों के लिए भी ये पैसे देती 200 हैं? रुपए देने पड़ते 200 रुपये बच्चे को देखने के लिए हैं सर? एक मुलाकात के लिए। कितनी देर की मुलाकात? चाहे वो पूरा दिन रख लो साथ में, कोई बात नहीं, शाम को चला जाएगा बच्चा। डेली 200 रुपए देने पड़ते हैं? डेली तो मिलने नहीं देंगे, आप हफ्ते में कह दो, महीने में कह दो, 15 में कह दो, रोज आप कहोगे तो रोज थोड़ी मिला देंगे। उन बच्चों की परवरिश कौन, वो मालकिन करती है? बस उनकी जैसी परवरिश है भाई, जैसे अब हम बच्चा निकालते हैं, जब जिस लड़की को निकाला उसका बच्चा बुलवाते हैं, तो एक बच्चा कहता है अब मत मुझे भेजना, मामा बहुत मारता है, खाना भी मांगो तो भी मारता है, वहाँ मत भेजना, अपने पास रखना मुझे। अब तो वो कितना मार्मिक क्षण होता होगा, एक माँ अपने सीने में भीज के नहीं अब कभी नहीं भेजने की तुझे, सोच के देखो। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे माँ के साथ ही रहें? क्यों रहेंगे फिर, तो माँ भाग नहीं जाएगी, कैसे भी जाए साम दाम दंड भेद चली जाएगी, वो तो चली जाएगी फिर। कॉलेज के बच्चे भी पहुंचते हैं क्या कोठों पर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ जरूरत कहाँ है, नहीं, कॉलेज के जो जब बच्चे लड़के- कॉलेज में जो पढ़ रहे जब हैं। लड़कियां हैं हाँ। ऑलरेडी लग्जरी जुटाने के लिए उनके पास, तो उनको वहां जाने की कहाँ जरूरत है। अच्छा, यहाँ मतलब बिल्कुल ही निचला स्तर, बिल्कुल निचला निचले स्तर। तबके के लोग, हम्म, चाहे वो लड़की कैसी भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हाँ कितनी भी अच्छी, इससे कोई मतलब नहीं, वो नहीं निचले, ऐसे कोई स्कूल कॉलेज के कोई बच्चे नहीं। तो इनको तो ठीक किया जा सकता है, निचले स्तर को 2 डंडे अगर पुलिस मार दे तो ये तो ठिकाने पे आ सकती है इनकी अकल। उसके इनको भी क्यों कंट्रोल नहीं मारेगी, कर पा उनका रही पैसा, पुलिस। उनका पैसा मर जाएगा, वो क्या होगा, उन्हें तनख्वाह तो दे ही रही है ना सरकार। उससे उनका क्या मतलब है। आप एक किसी को पॉडकास्ट पे बुला लीजिए, कहेंगे, बताइए। तो आप लोग गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचते हैं क्या कि पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है? आप क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हो। सुनाई नहीं दे रहा, रोज नहीं सुनाई दे रहा, ये इतने पॉडकास्ट, आज 61वां पॉडकास्ट है ये, उनको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हो रहा है परिवर्तन, जैसे क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ एक रेड हुई और उसमें उनको ये भी पता नहीं कि रेड की नॉर्म्स क्या हैं, और 21 लड़कियां निकाली और एक कस्टमर, 5 घरों पे 5 कमरों पे रेड की, 21 लड़कियां और एक कस्टमर। कैसे वेश्यावृत्ति प्रूव करोगे कोर्ट में, छूट के आ गई सब घर, तीसरे दिन जमानत हो गई सबकी। फिर ये है, तो कस्टमर कहाँ गए, भगा दिए गए? थे ही कहाँ कस्टमर, कोई था ही नहीं। वो तो ऐसे देखिए, लगातार ऐसा नहीं है कि सब कान बंद करके बैठे, ये पॉडकास्ट सबकी मोबाइल पे घूम रहे हैं, दिख रहा है उन्हें कि ये बकवास कर रही है, तुम्हारे बारे में भी खुल के कह रही है, मुझसे तो भिड़ नहीं सकते, मुझसे सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन पे आ नहीं सकते, तो इस तरह करके दिखा रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो, हम तो स्पा में भी कर रहे हैं, हम तो ओयो में भी कर रहे हैं, हम तो मसाज पार्लर्स में भी कर रहे हैं। क्या इनको पुलिस रेड की भनक पहले से लग जाती है, कुछ कैमरे वैमरे कुछ ऐसे? नहीं, कैमरे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके अपने सूचना तंत्र हैं, लग जाती है, वो तो पुलिस वाले ही बता देते हैं, आज तेरे यहाँ होगा। तो मेरा तो नहीं बता पाते, क्योंकि मैं तो पुलिस को बुलाती ही ना, मैं बताती। मैं तो जब लड़की निकल जाती है उसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को फोन करती हूँ कि लड़की आ गई, अब आप इसको हैंड ओवर करें, और जैसे चाहे वैसे। आप अकेले जाती हो मैम? मैं बिल्कुल ऊपर अपनी एक आध जो मेरे साथ भी है इसको लेकर, क्योंकि रेड इतनी आसान काम नहीं है, मतलब लड़की निकालना इतना आसान नहीं है, रेड नहीं, मैं रेड नहीं कहती उसको। कभी रेड तो आपके है। साथ ऐसा हुआ कि कभी आपको बंधक बना लिया गया हो? नहीं, बंधक तो हाथापाई नहीं बना हुई पाए, आपके लेकिन साथ? हाथापाई तो खूब, मेरे कपड़े वपड़े फट जाते हैं कई बार, पीछे से घसीटती हैं, गालियां भी देती हैं, तेरी लड़की यहाँ बैठ जाए, तेरी बहू यहाँ बैठ जाए, बहुत सारी गालियां गंदी गंदी, तू यहाँ बैठ जाए, तो इस तरह की भी देती हैं। पर मैं तो सोचती हूँ ये उस दुखी दिल की बद्दुआ है कि जो परेशान है, लेकिन अंदर से इसे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और शायद मैं सोचती हूँ, सच में कह रही हूँ उत्तम जी, वो सुन रही है नहीं सुन रही, बहुत कम वो फोन वोन वहाँ रहता है, कि ये उनकी दुआओं का फल है, चाहे उन लड़कियों का, या मैंने उन औरतों को कभी सताया नहीं, कि मैं अपने बच्चों से बहुत सुरखरू हूँ। इतने अच्छे बच्चे मेरे, वेल एजुकेटेड, अपने मैं समय नहीं दे पाई, और हम लोग गांव के रहने वाले हैं, मैं उनको शायद वो वक्त नहीं दे पाई जो उनका था, मेरा वो समय वहाँ गुजरा, पर वो मेरे तीनों बच्चे बहुत कामयाब हैं। मैम बच्चे आपके, बोलते नहीं है कि मम्मी ये काम छोड़ दो? कभी नहीं, मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला तो वो क्या बोलते। मेरा अगला सवाल उसी पे था कि आपके हस्बैंड कभी उन्होंने जो है वो मना नहीं किया कि क्या तुम इन नहीं, चक्करों उन्होंने पर? पहले दिन जब मैंने कहा उन्हें, इतने साल पहले 17 सितंबर को कहा मैंने उन्हें कि मैं जाऊँ वहाँ एक बार, किसी को मुझे ढूंढना था, तो उन्होंने कहा कि वहाँ, हाँ जाओ, और वहाँ पिट के आओ, तो यहाँ रोना धोना मत करना, बिल्कुल मैं शोर ना सुनूं कि तुमने आगे यहाँ शोर मचाया कि मुझे मारा उन्होंने, और जिक्र ना सुनूं, फिर दोबारा जाना मत। फिर मैंने कि नहीं,
और मैंने कभी बताया ही नहीं। कितनी मेरे साथ जाती हुई हूँ, मेरे मुंह पे दरवाजे बंद हुए, मुझे धक्के दिए गए, मुझे कहा गया, बहुत सी ने ये भी कहा बेटे तुम्हारी जैसी के लिए ये जगह नहीं है, मत आया करो, अच्छे घर की लड़की हो, अपने घर जाओ। और बहुतों ने कहा कि अब एक दिन तो तेरा ही नंबर है यहाँ बैठने का, ये तुझे समझ में आएगा। तो मैं सुन के चुप बैठी, कुछ नहीं कहा मैंने कहा मैं बच्चे पढ़ाने आई हूँ, बच्चे पढ़ाने दो, और मैं कुछ नहीं करूँगी तुम्हारा। मैम आप सोशल वर्कर रही हैं, आप एक एनजीओ भी चलाती हैं, तो क्या इस तरह की लड़कियां आपके यहाँ भी जो है वो आती हैं? किस तरह की मतलब मतलब जो लड़कियां जिसको आप रेस्क्यू हाँ करती हैं, आप हाँ उनको पनाह देती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं पनाह देने वाला ऊपर वाला है, मैं होती कौन हूँ। पहली बात, मैं उस घर की लड़की का, मैं इसीलिए इतना टाइम लगता है और इसीलिए मैं इतनी कम लड़कियां निकाल पाई हूँ कि मैं उसका घर सर्च करती हूँ कहाँ है, जो बताने में सक्षम है कि हम वहाँ के रहने वाले, ये हमारा घर है। एक्सेप्टेंस क्रिएट करती हूँ कि उनको ये ना बताया जाए कि वो उस बाजार में है। अगर ये बात तय हो जाती है तो फिर मैं निकाल के बाद में उनको बुला के रखती हूँ कि आज आपकी लड़की हैंड ओवर करूंगी मैं। उसके बाद उन्हें देती हूँ, फॉलोअप भी करते हैं मेरे साथी, जाना आना भी, लगातार फ़ोन पे बातचीत, लड़की से बातचीत, हम बराबर वो रहते हैं। और जिनका नहीं होता कोई और वो लड़की निकलना चाहती, वो फिर सीधा नारी निकेतन जाती है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने सभी जगह है, वहाँ उनका सब हो जाता है और वहाँ होके वो फिर नारी निकेतन हो जाती है। शादियाँ होती हैं वहाँ, जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ती भी है, जो आगे अपनी फर्दर एजुकेशन करना चाहती है। ये एक थोड़ा संतोषजनक पहलू है कि वहाँ जाने के बाद थोड़ा इतना, पर उससे खराब पहलू ये है कि उनको अलग रखा जाता है। मतलब जैसे इधर गधे रख दिए हुए, इधर घोड़े रख दिए गए हों। एक तो वो लड़कियां जो घर से भागी हुई हैं, दूसरे तरह की, और कभी नहीं, ये वो हैं जो वहां से छुड़ाई गई हैं, उनकी तो पहचान आप खुद ही उजागर कर रहे हो। पहले ही बता देते हो कि तो कौड़ी बाजार से आई हुई लड़कियां हैं। ये मेरा विरोध रहता है, ये क्यों बताते हो? और उससे भी बड़ा कड़वा सच आपको आज बताती हूँ, मैंने भी शायद कहीं नहीं कहा। सरकार की तरफ से बाकायदा एक रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होता है, जिसकी भारी भरकम तनख्वाह होती है, क्लास 1 ऑफिसर होता है। और मैंने नहीं देखा अपने शहर में आज तक किसी ऑफिसर ने रेस्क्यू किया हो, एक भी लड़की को रेस्क्यू किया हो। हर और ये हर शहर जगह, के लिए कि हर जनपद में एक रेस्क्यू ऑफिसर, हर शहर में जहाँ पे बाजार हैं बाजार है इस इस तरह तरह के, का? वहाँ एक ये रेस्क्यू ऑफिसर होता है, सिर्फ होता है, उसका काम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का है। मगर तो आज तक आपने कभी देखा नहीं, नाम नहीं कुछ नहीं, क्यों नहीं देगा? मेरे से तो अच्छा, हमेशा देखा है मतलब, लेकिन कंफर्टेशन काम रहता नहीं है, करते हो? इतना जबरदस्त रहता है, और वही बताता है तुमने गलत करा दी, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, क्यों भाई फलानी तू ठीक नहीं, तेरे यहाँ तो नहीं आती ना नई लड़की? नहीं साहब, आपको तो पता ही है, और साहब के पास इतनी मोटी गड्डी हमेशा पहुंचती रहती है, मैं कोई तो चोरी से ऐसा थोड़ी कुछ करती आप हूँ। लोग कभी सोचते नहीं कि कुछ वीडियो बना के कहीं प्रसारित किया जाए? अच्छा क्या हो जाएगा बताइए? कम से कम नौकरी अरे से तो हटाए जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के जो बोलती हूँ, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि तुम लंगड़े लूले होगा इसीलिए कि उनका कमाई खाते हो। थानों में बकवास करती हूँ खूब उनके लिए, मैंने कहा शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारा लड़का गोद में उतार रहा है और तुम्हारे पास है क्या? ये उन्हीं की बददुआओं का नतीजा जो तुम्हारा हाल हो रहा है। तो क्या दिखता नहीं उनको? और उन सरकार को नहीं, वो जो प्रशासन में उनके आका हैं उनको नहीं दिख रहा कि ये क्या कर रहा है? एक आध रेड ये क्यों नहीं करता, एनजीओ क्यों करते हैं जो भी करते हैं? मैम अंधेरा कमरा, बिल्कुल अंधेरा कमरा, 40-50 की तादाद में लड़कियां, कोई कस्टमर आता है तो क्या सारे ही अप्रोच करते हैं कि हाँ मेरे बिल्कुल, पास? सब सब अप्रोच करते हैं। और ऐसे भीड़ होती होगी जैसे कोई बढ़िया सामान बेचने वाला आया हो और हर कोई उसे खरीदना चाह रहा हो, और बाकी दूसरे इंतजार कर रहे हो भाई हमारे पास भी आ जाओ। इस तरह की हालत होती है। वो इतना मार्मिक क्षण होता है कि मैं अगर वहां बैठी हूँ और लड़कियां भाग के जीने पे गई, लाख मालकिन मना करे उस समय, लेकिन पदचाप होती है किसी की जीने पे और वो भाग के जाती है कि मैं या मैं, पहले मुझे या ये पहले, कौन लड़की को ये पसंद करेगा? और एक से एक सुंदर लड़कियां, अच्छी लड़कियां, जो दिखने में भी अच्छी हाई फाई लग रही हों, ऐसी लड़कियां, और वो इतना सड़ा हुआ आदमी जिसको देख के और आदमी को वोमिटिंग हो जाए, और उस आदमी को बता रही है कि मेरे पास ये है तुम्हारे लिए। तो उससे ज्यादा नर्क क्या होगा जीते जी का? क्या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं वहाँ? नहीं, सुसाइड तो कभी नहीं किया किसी ने, वो खुद ही मर जाती हैं जब उनके पास कुछ होता नहीं है। क्या सुसाइड करेंगी? या सुसाइड करके क्या कर लेंगी? वो सुसाइड तो नहीं कर पाती, जगह ही नहीं होती इतनी कि वो कहीं चुप से सुसाइड कर लें। वहां से खाने के लिए बस वहां नहीं। से लड़कियां बाहर भी भेजी जाती है होटलों में? नहीं, वो होटल में क्यों जाएंगी? वो होटल के तो लायक ही नहीं रह रही वो, होटल में कहाँ चली जाएंगी? होटल के लिए तो खड़ी है ना पोस्ट पे लड़कियां आपकी, जिन्हें लग्जरी जुटानी है चली जाएंगी, उनको क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक जगह कोटा है और बाहर भी खेल चल रहा है, वो जो होटल के देखिए लिए वो अलग मर्जी है। का है, तो इसीलिए मैं उन्हें खराब औरतें नहीं कहती। मैं तो कहती हूँ वो किस्मत की मारी हुई है, वो इस नर्क में है, अंदर उनका भी रोता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करता होगा उनका। वो है खराब कि
कि जो सड़कों पे खड़ी हैं केवल इसलिए माँ बाप खर्चा दे रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ाने भेज रहे हैं, और आप लग्जरी जुटाने के लिए खड़े हैं। आपको बढ़िया 1.5-2 लाख का फ़ोन चाहिए, आपको ब्रांडेड शूज़ चाहिए, आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उनके बिना तो आप नंगे दिखाई देंगे। तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज दोगे आप? मैं तो बराबर दे रही हूँ, मैं तो हर कॉलेज में जाती हूँ, बराबर कह रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने अपने शहर में बढ़ाओ। हर शहर एजुकेशन हब है। क्यों भेजते हो कि मेरठ का बच्चा जाएगा हैदराबाद, नोएडा का बच्चा जाएगा बेंगलोर, क्यों? और उनके बच्चे आएंगे यहाँ। पहले नहीं पढ़ रहे थे क्या? अब कहाँ कॉलेज नहीं है, कहाँ एजुकेशन हब नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, फिर ये क्यों? लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट और एजुकेशन जिनके मिले। मान लो सपोज करो हैदराबाद का बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, इसका मतलब हैदराबाद में तो अच्छी नहीं है एजुकेशन, फिर वो मेरठ क्यों आया, नोएडा क्यों आया? इनकी लाइफ क्या होती है मैम, इन बच्चों की? औरतों ये जो वहां पे औरतें लड़कियां, हैं, हाँ। 25 से 30 साल बस। उसके बाद उसके बाद या तो वो 5-5 रुपए मांग के कस्टमर से जीवन यापन करें, कि कोई दया दृष्टि पे किसी की, मालकिन की, लड़कियों की, कि लड़कियां अपनी कमाई में से उनको 5-5 रुपए देती रहें, या फिर वो ट्रैफिकर बन जाए कि वो लड़कियां फंसा के लाने लगे। अगर बाहर की हैं, नेपाली हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ से ला सकती हैं, वो ले आएंगी, और या फिर वो ऐसे वहीं तिल तिल करके उनके झाड़ू पोछा बर्तन करके और ऐसे जीवन यापन कर लें। कुछ नहीं आ जाता उनको। मतलब किसी सूरत में निकलने नहीं देना है। ना ना ना, निकलना तो है ही, आपकी अर्थ ही वहां से बाहर वहीं बाहर से। जाएगी। हाँ, सच बात है, बड़ी दुर्दशा है। मैं सच कहूँ तो मैंने कोठा मालकिन को तो देखा है कि उनकी डेथ हुई, कैसे उनकी थी और कहाँ उनको ले जाया जाता है, वो सब देखा है, मगर मैंने लड़कियों को नहीं देखा। जाते कहाँ ले जाया जाता है इनको? है वहाँ शमशान तो है अलग से। लेकिन कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। कौन रोएगा? कौन है उनके पास? कोठा मालकिन अगर मर गई तो फिर हाँ, उसकी विरासत संभालने वाला फिर? है उनकी लड़कियां होती हैं अपनी, कोई ना कोई तो उनके जीते जी संभाल लेती है, उनके सामने ही संभाल लेती है, बेटियां तो होती हैं उनकी भी। कितना परसेंटेज ऐसा होता है कि उन लड़कियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो अब तो पढ़ रहे हैं, मतलब वो अब निकल तो रहे हैं बाहर? हाँ निकल रहे हैं। अब तो लगभग 85% बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, उनके मालकिन के। या वो लड़कियां जिन्होंने बहुत कमा लिया और सरेंडर कर दिया कि अपना निकलना न कहीं जाना है, आगे कोई यहीं मालकिन बन जाना है, और यहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के वो निकालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अच्छा इसमें नहीं गया असर। अभी एक बच्ची का बैंक में हुआ है और उसकी वो अपनी माँ को वापस लेके गई। और तो जाने दिया उसकी माँ को? आप बच्चों के आगे तो किसी की नहीं चलती है। जब वो अपनी माँ से कहेगा माँ ये गलत काम है, बेटी लेके गई उसको, और मैं अभी उसकी शादी में गई हूँ महाराष्ट्र। शादी हुई, मुझसे कह के गई बड़ी माँ मेरी शादी में आओगी? मैंने कहा हाँ। और अपने नाना नानी का घर खोजा उसने, वहाँ लेके गई, अपनी माँ को बताया कि झाड़ू पोछा करती थी, और मेरे से भी यही कहा कि बड़ी माँ ये कहना कि मेरे यहाँ करती थी और पापा मेरे मर गए, ऐसे बता देना। कुछ पेरेंट्स को पता चलता है तो वो फिर अपने बच्चों को लेने आते हैं। हाँ, कुछ कुछ, जैसे एक भाई को पता लगा कि मेरी बहन, उसकी 10-12 साल की बहन थी, और गांव में जैसे सपेरे तमाशा दिखाने आते सांप वाप, ऐसे वो आया, वो देख रही थी, और बच्चों की आदत है कि वो सपेरा दूसरी गली में चला गया तो वहां भी चले गए उसके पीछे, फिर वो ऐसे उसके पीछे कहीं चली गई, और उसके बाद वो यहाँ आ गई। 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में भाई ने ढूंढना नहीं छोड़ा। ढूंढता रहा, काफी बड़ा था उससे, 8-10 साल बड़ा था। फिर उसे किसी ने बताया वहां पे है, तो यहाँ पे रहा उस बाजार में मेरठ के, और दाल मंडी में काम करता रहा, बोरियां ढोने का, लदाने का, ये सब काम करके पेट भरता रहा। कहीं बहन दिखे, ऐसे तो कहीं दिख नहीं रही थी। तब किसी ने कहा, कोई और होगा, कि भैया ये इनके नंबर पे फोन कर लो और वो निकाल देंगी तुम्हारी बहन को जहाँ भी होगी। उसने मुझसे, मेरे पास आया बड़ा फटे हाल। मैंने कहा भैया कहाँ से हो? कि मध्य प्रदेश से हूँ। मैं कहा ऐसे ऐसे है। मैं पहचान लोगे अपनी बहन को? क्योंकि जी मैं पहचानूँ ना पहचानूँ वो तो पहचान लेगी, मैं तो अच्छा बड़ा था उस समय। मैंने कहा ठीक है। 2-4 दिन हमें लगे खोजने में, लेकिन अल्टीमेटली पता लग गया। हमने उसे तो नीचे छोड़ा और हम ऊपर गए 2 जने। तो मैंने जाके ऐसी रूटीन में कहा, अरे मैंने कहा कहाँ है वो? और मैं ऊपर तीसरी मंजिल पे चढ़ने, दूसरी पे चढ़ने लगी, तो उसकी मालकिन बोली कि दीदी कहाँ जा रही हो? पर ये तो खड़ी तुम्हारे सामने, तुम्हें दिख नहीं रही। अच्छा, मैंने कहा ये है। फिर मैं तू मैंने कभी देखी नहीं, ऐसी मैंने उस लड़की से पूछा कि नहीं ये बोलती कम है, ऐसी रहती है, मेरी बहन की लड़की है ये। मैंने कहा की है? अरे मेरी बहन की लड़की है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुन बेटा तुझसे कोई मिलने आया है, मैंने उस लड़की से कहा। तो फिर भी वो ऐसी देखती रही मुझे। मैंने फिर उसके भाई को बुलवा दिया नीचे से। थोड़ी देर तो उसने देखा उसे, फिर वो भाई के गले लग गई, उसने एकदम पहचाना। भाई तो नहीं पहचान पाया, बहुत देर बाद उसे समझ में आया मेरी बहन। बहुत रोए दोनों, और उसने उसकी मालकिन के पैर पकड़ लिए कि मुझे मेरी बहन को दे दो, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें वापस दे सकूं जो भी है। तो उसने भी कह दिया कि नहीं ले जाओ भैया तुम, मैं तो दीदी आ गई, अब इन्होंने कह दिया इनका आदेश मेरे लिए बहुत है, ले जाओ। वो ले गया, चली गई।
अब मुझे 10-15 दिन बाद उसी लड़के ने कहा कि जी वो तो वापस आ गई। तो वापस क्यों आई? बड़ी भाग के गई। मैंने कहा, "भाई वापस क्यों आई तू?" कह रही, "एक बात बताओ दीदी, मैं यहाँ तो रोटी तो खा रही थी, वहाँ तो रोटी भी नहीं है। क्यों, और वो तो मेरे उसका बच्चे अपना के, घर था ना। लेकिन मेरे तो भाई के बच्चे भूखे मर रहे हैं, माँ बाप मर गए, बहुत गरीब थे उस समय भी, कि मेरे तो इतने हैं कि इसको एक दिन मजदूरी मिलती है, 2 दिन नहीं मिलती, तो इससे तो मैंने सोचा कि मैं इस पे बोझ बनूं, इससे तो अच्छा इसके परिवार को ही पाल दूं, कल मेरे जैसा इसकी बेटी के साथ ना हो। तो मैं तो इसलिए वापस आ गई, अब मैं जो भी कमाऊंगी मैं उसको भेजती रहूंगी, मेरे भाई का परिवार पल जाए बस। मतलब मैं कई कभी कभी दफा जाती मौका रहूंगी, भी मिलता है, लेकिन मिलता, वो फिर परिस्थिति उसको नहीं करने देती है। परिस्थिति वो मैंने नहीं बहुत कहा, करती। बेटा कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, कि नहीं अब नहीं कुछ भी रास्ता। मैं, मुझे मना नहीं कर रही ये दीदी कि तू जा या मत जा, पर मैं खुद से आई हूँ अपनी मर्जी से किसी भी दिन चली जाऊंगी जब मेरे भाई का परिवार संवर जाएगा। अब मैं और मेहनत करूंगी बस। उसकी मेहनत सोच के मेरा दिल ऐसा हो गया कि जैसे कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या करेगी ये, क्या और ज्यादा लड़कियों को और एंटरटेन करेगी कस्टमर्स को, तो अपना भाई का परिवार पालेगी। तो बहुत दुर्दशा है, बहुत बदहाली है, और कोई सुनने वाला और कहने वाला नहीं है। तो मेरी तो आप सबसे, जितने पॉडकास्टर है, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं हर जगह कह रही हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, जितनी बची है इतनी ही बचा लो। उनसे बुरे हाल में कोई नहीं है और उनसे बुरा कोई नहीं है जो सड़कों पे खड़ी है। भारत में जितने भी कोठे हैं, सबका हाल एक जैसा है। सब बद से बदतर हैं, सब बहुत बुरा हाल है। अगर आपने गंगूबाई देखी है तो आपने देखा होगा कि वो आलिया भट्ट को बहुत बुरी तरह मारता है, एक सडिस्ट है वहां लोग आने वाले। सच्चाई ये है कि जिस घटना से प्रेरित होकर लिखा गया है, सोनागाछी की एक महिला थी जिसको इस कदर मारा, कस्टमर ने इस कदर मारा कि वो मर गई। तो आप सोच सकते हो कि केवल अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वहां कस्टमर क्या नहीं करता। बहुत बदहाली है, इतना है कि उनका दर्द किसी को उनकी आंखों में नहीं दिखता, इतना बेलौस चेहरा हो जाता है कि आप उनके दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, उनके मन में क्या चल रहा होगा। वो, जैसे मुझे कोई लड़की मुझे कह रही मालकिन नहीं है, इतनी गर्मी में उनके मन नहीं मरे कहीं भी। मैंने कहा हाँ, मेरा तुझसे मिलने का मन करा, पैर बहुत गर्म हो रही है, मैं पैरों में तेल लगा दूं? मैंने कहा बेटा हमारे तो बेटियों के हाथ नहीं लगाती। तो वो ऐसे आके बैठ जाती मेरे पास, और यहाँ उसने घुटने पे सिर रखा। तो वो मुझे लग रहा था कि ये बहुत रो रही है। मैं थोड़ी देर उसको ऐसे सहलाती रही, फिर मैंने उसका चेहरा ऐसे उठाया, तो वो मुझसे कहती काश तुम मेरी माँ होती। मैंने कि मैं तेरी माँ हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुझे कभी नहीं निकाल सकूंगी यहाँ से, और मैं एक दिन तुझे निकाल दूंगी, पर मैं वादा पूरा नहीं कर सकी बस अपना, क्योंकि वो मर गई। और बहुत बदहाली में मरी वो, HIV पॉजिटिव होकर मरी। मेरे पास जब पता चला, तो जब सब खत्म हो गया तब मैं उसको कुछ कर भी नहीं पाई उसके लिए। ऐसा नहीं है उनमें दिल नहीं है, वो वहां से निकल के आई हैं, उनके पास कुछ है नहीं। वो हर, सोसाइटी को क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये कहूंगी कि अगर अब भी नहीं आप, इस देश में इतना औरतों को पूजा जाता है, उसके बाद भी इतनी उसके बाद मतलब भी, और देखिए कलकत्ता में तो, हमारे यहाँ तो नहीं है ये, पर कलकत्ता में तो उनकी मिट्टी लेने सब आते हैं, उनके दरवाजे की मिट्टी लेने आते हैं। और लोग सोचते हैं ये क्या है कि उनके दरवाजे की मिट्टी लाके दुर्गा पूजा में उसको बनाया जाता है। सच्चाई ये है, वो औरतें जो मिट्टी लेने आती हैं, वो उनसे ये गुहार करती हैं कि मेरे घर को बख्श देना, मैं आज तुम्हारी मिट्टी चरणों की ले जाके और अपने घर में देवी की तरह स्थापित कर रही हूँ, बस मेरे घर को बख्श के रखना। अच्छा, ये ये सच्चाई है। ये सच्चाई है उनकी, कि मेरे घर की तरफ निगाह मत करना कभी। और सच तो ये है कि वो किसी के घर की तरफ निगाह नहीं करती, वो किसी का घर नहीं तोड़ती, ना वो किसी के घर में जाके लाती हैं। अगर अब भी आप उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो इससे भी ज्यादा बुरा होना है। आपकी बेटियां आपको खुद वो दिखा देंगी समाज में आईना, कि जो आपने शायद कभी देखा भी नहीं। खोलो आंख, यहाँ के लोग खोले। मैं देखती हूँ हाथ में सिगरेट, शराब का गिलास, नहीं है हम अच्छी तरफ। अगर आज भी आप उस तरफ नहीं मुड़े तो उससे भी ज्यादा बदहाली में ये लड़कियां हो जाएंगी। अब भी समझ जाइए, मान जाइए कि हमारी बेटियों को, हमें हक है बेटों को भी, बेटियों को भी कहने का, और बेटियों को ही नहीं बेटों को भी समझाइए। वो समय वापस लौटा लाइए कि हर पड़ोस का भी आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, भाई हो सकता है, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी आपका हो सकता है। जब तक आप रिश्ते नहीं जोड़ेंगे आप कुछ नहीं देखेंगे, बस कुत्ते बिल्ली जैसा सेक्स हो जाएगा आपकी दुनिया में, कहीं नहीं है। इतना तो अमेरिका जैसी जगह में नहीं है। वो लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, आ रहे हैं वृंदावन में, वो अच्छा खासा वहां जाके वो करते हैं सब, साड़ियां पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आप
आप उनकी तरह नंगे होकर सड़कों पे खड़े हैं, पोल्स पे खड़े हैं, आपका एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे और आप मोबाइल ऐसे देख रहे हैं दिखावे के लिए। कोई आता है वो अगर आपकी तरफ ऐसा करता है तो आप जाते हैं, वो जाके आप तय करेंगे रेट, हो गया तो आप उसके साथ गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, नहीं हुआ तो आप वापस आके फिर से पोल पे खड़े हो जाएंगे। ये बुरे लोग हैं जो सच्चाई से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि माई बॉडी और नया दिया है माई चॉइस। तो आपने देखा, आपने सुना अतुल शर्मा मैम को। ये सिर्फ दिल्ली के जीबी रोड की कहानी नहीं है, ये कलकत्ता, बनारस, मेरठ, ये उन हजारों लड़कियों की दास्तान है जो या तो गुमराह करके लाई जा रही हैं या फिर मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको कोई पहुंचा रहा है, कोई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके उनको यहाँ पे धकेल रहा है। ये वो सीढ़ी है जहाँ पे आने का तो रास्ता है लेकिन वहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं अतुल शर्मा मैम जो ये पिछले 30 सालों से ये काम कर रही हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी ऐसे तमाम बच्चों को, बच्चियों को वहाँ से निकालने में। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि देश, समाज जागरूक हो और इन बच्चों को सही दिशा दिखाए, सरकार सही दिशा दिखाए ताकि एक मैसेज समाज को जा सके। नमस्कार। हमारे पॉडकास्ट में आप नया सेगमेंट और देखेंगे, इस तरह की नई स्टोरीज और देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।